ब्रेकआउट ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं, कैंडलस्टिक्स चार्ट से स्टॉक मार्केट को एनालाइज करें। प्रीफेज। अपने 10 वर्षों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैंने कई इंडिकेटर यूज किए, कई ट्रेडिंग सिस्टम्स सीखे, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेरे फेवरेट ट्रेडिंग सिस्टम्स में से एक है। अपनी इस पसंद को समझाने के लिए मैं कोई फैंसी बात नहीं कहना चाहता। इस सिस्टम के लिए मेरी फॉन्डनेस के 3 कारण हैं। पहला, मैंने इस सिस्टम को डेवलप किया है अपने तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके। दूसरा, इसे समझना आसान है और एग्जीक्यूट करना आसान है। आपको लाइव मार्केट के दौरान सिर्फ 5 मिनट की जरूरत है। तीसरा, ये रिजल्ट्स दिखाता है। आजकल मैं इस सिस्टम को कम यूज करता हूँ क्योंकि अब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगा हूँ। इसके अलावा मैं घूमने का शौकीन और ब्लॉगर हूँ और मैं अक्सर बहुत सारी एडवेंचरस चीजें करता हूँ, इसलिए मैं मार्केट आवर्स के बाद ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करता हूँ। हालांकि मैं इस तकनीक को कई लोगों को सिखा रहा हूँ जिन्हें मेरी एडवाइस से फायदा हुआ है। यदि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या एक बिजनेस पर्सन हैं जो अपने ट्रेड को 2 दिन से 2 सप्ताह तक होल्ड कर सकता है, तो ये किताब आपके लिए फायदेमंद होगी। बाकी सभी के लिए ये सिर्फ थोड़ी इंफॉर्मेशन का सोर्स है। मैंने केवल उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम के लिए जरूरी हैं। आइए शुरू करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक बहुत ही अंडररेटेड टेक्निक है। ट्रेडिंग में कैसे जेन्युइन ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट के बीच अंतर करें, ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत सालों से चल रहा है। पहले जब मैं एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम कर रहा था, तब मैं वीकेंड्स में बहुत सी वर्कशॉप्स अटेंड करता था, केवल एक ही क्वेश्चन पूछने के लिए। तब मैं इस चीज को लेकर पूरी तरह से श्योर था कि अगर मैंने इस सवाल का जवाब पा लिया तो मुझे पोजिशनल और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन मुझे ज्यादातर ट्रेनर्स से सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। एक ऐसे ही वीकेंड में मैं एक बार इंडिया के एक फेमस टेक्निकल ट्रेडर की 2 दिन के वर्कशॉप अटेंड करने गया था। मुझे लगा शायद इस बार मुझे अपने सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। वो ट्रेडिंग से रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, लेकिन मैं अपने सवाल पूछने की फिराक में बैठा हुआ था। 1.5 दिन बाद भी मुझे उनसे पूछने का मौका नहीं मिला था। लंच और कॉफी ब्रेक के दौरान कई पार्टिसिपेंट्स उनको घेर लेते थे। समय बीता जा रहा था और मेरे पास केवल 1 घंटा बचा था। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता था कि ट्रेनर्स संडे शाम को फ्लाइट पकड़ने के बहाने से जल्दी निकल जाते थे। वो अभी भी कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। इसलिए जब मुझे लगा कि मुझे अब ट्रेनर से Q&A सेशन में भी अपना डाउट क्लियरिफाई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो मैंने हिम्मत जुटाई और उनकी स्पीच को बीच में इंटरप्ट करके उनसे सवाल पूछ लिया। मुझे लगा कि वो मुझे आंसर एक्सप्लेन करने के लिए चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सरप्राइज की बात यह थी कि उन्होंने प्रोजेक्टर को बंद कर दिया और सामने आए। फिर उन्होंने अपने मुंबई और वॉल स्ट्रीट ट्रेड से अपने बड़े बड़े कनेक्शंस के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे वो लार्ज क्वांटिटीज में शेयर लेते हैं और कैसे वो फुल मून या दिवाली जैसे शुभ दिन और सी लेवल राइज जैसी चीजें क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ध्यान में रखते हैं। फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि किसी भी स्क्रिप्ट से ज्यादा ब्रेकआउट डेज किसी ऐसे अच्छे दिन से एसोसिएटेड होती हैं या एक अच्छा दिन किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से एसोसिएटेड होता है। मैं इस जवाब से फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं खुद से गुस्सा था कि मैंने अपनी जिंदगी के 2 दिन बर्बाद कर दिए थे और मैंने तय किया कि मैं आगे चलकर ट्रेडिंग की कोई भी वर्कशॉप अटेंड नहीं करूंगा। ऐसे स्टेट ऑफ माइंड के साथ मैं कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में से एक रिमोट प्लेस पर चला गया। उस जगह एक पुराना टेम्पल था और वहां जाकर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी। दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया और वॉक पर निकल गया था। उस हाइक के बाद मैं टेम्पल में गया और कुछ समय के लिए मेडिटेट किया। फिर जब मैं गेस्ट हाउस वापस लौट रहा था, तब मैंने देखा कि एक मदर चिकन अपने बच्चों के साथ घूम रही थी। सारी बेबी चिक्स अपनी माँ को फॉलो कर रही थी, पर केवल एक को छोड़कर। कभी कभी वही छोटी चिक पूरे ग्रुप को लीड कर रही थी और कभी कभी खुद ही ग्रुप से दूर जाने लगती थी। कभी मदर चिकन बाकी सब बेबी चिक्स के साथ उसको फॉलो कर रही थी। बिना किसी कॉन्शियस ख्याल के मैंने अपनी वॉक को रोका और उनकी एक्टिविटी को देखने लगा था। 1 मिनट में मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। मुझे ये अनबिलीवेबल लगा कि मैंने अपनी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया जो मुझे इतने सालों से परेशान कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं था, पर मैं वहां रुक नहीं पा रहा था, जिस कारण मैंने गेस्ट हाउस से चेकआउट कर लिया और सीधा अपने घर की तरफ ड्राइव करने लगा। ये 400 किलोमीटर ड्राइव थी और इसमें मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, वैसे ही मैंने अपनी फाइंडिंग्स को चार्ट पर चेक करना शुरू कर दिया था। फॉर्चुनेटली मेरा आइडिया सही था
इस फर्स्ट चैप्टर के सिवाय पूरी बुक का कंटेंट एक सिंगल आइडिया का एक्सपेंशन है। ब्रेकआउट क्या है? इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट बताती है, जब स्टॉक प्राइस एक डेफिनेट सपोर्ट या रेसिस्टेंट लेवल के बाहर एक इंक्रीज्ड वॉल्यूम पर मूव करती है तो वो ब्रेकआउट है। एक ब्रेकआउट ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन तब एंटर करता है जब स्टॉक प्राइस रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करे, या फिर शॉर्ट पोजीशन पर एंटर करता है जब स्टॉक सपोर्ट के नीचे चले जाता है। इमेज 1.1 अ ब्रेकआउट एग्जांपल, ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। जैसा कि आप इमेज 1.1 में देख सकते हैं कि रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को प्राइस ने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। वैसे ही जब सपोर्ट ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करता है तो कुछ ही उससे ब्रेकडाउन की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। इसे सिंपल रखने के लिए हम केवल ब्रेकआउट पर फोकस करेंगे। फॉल्स ब्रेकआउट क्या है? एक फॉल्स ब्रेकआउट को एक फेल्ड ब्रेक की तरह भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। investopedia.com के अकॉर्डिंग फेल्ड ब्रेक की डेफिनेशन है, एक फेल्ड ब्रेक तब होता है जब प्राइस एक आइडेंटिफाइड लेवल ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस से मूव करता है पर उसमें इतना मोमेंटम नहीं होता कि वो अपना डायरेक्शन मेंटेन कर पाए, क्योंकि ब्रेकआउट की वैलिडिटी कंप्रोमाइज्ड हो जाती है और प्रॉफिट पोटेंशियल काफी ज्यादा कम हो जाए तो बहुत से ट्रेडर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। एक फेल्ड ब्रेक को आमतौर पर एक फॉल्स ब्रेकआउट के नाम से भी जाना जाता है। इमेज 1.2 अ फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल। जैसा कि इमेज 1.2 में आप देख सकते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, लेकिन ये अपने इस कोशिश में फेल हो गया और दूसरी साइड जाकर टूट गया। ये इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मेरे ओपिनियन में हर ट्रेडर, चाहे वो इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल या स्कैल्पर हो, उससे पता होना चाहिए कि कैसे एक जेन्युइन ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट के बीच डिफरेंशिएट करना है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर ट्रेड की एंट्री और एग्जिट ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट के जरिए अपॉर्चुनिटी देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी ट्रेडिंग टेक्निक काम नहीं आएंगी। मेरा एक्सप्लेनेशन सही है अगर ट्रेडर एक बेस्ट एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट की तलाश में है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में दो प्रकार की ग्रुप्स हैं। पहला स्मार्ट मनी और दूसरा डम्ब मनी। स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बिग शार्क्स को रेफर करता है जिनके पास पैसा और इंफॉर्मेशन की ताकत है और वही मार्केट को डायरेक्शन और मोमेंटम देते हैं। डम्ब मनी नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स को रेफर करता है जो अक्सर जल्दी पैसा कमाने के फिराक में रहते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि स्मार्ट मनी को फॉलो करना एक अच्छा आइडिया है? अगर हाँ तो स्क्रीन पर दिए गए चार्ट को गौर से देखिए। इमेज 1.3 एक्शन प्लान ऑफ स्मार्ट मनी डेली चार्ट। आप इस इमेज में देखेंगे कि स्मार्ट मनी ने सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में खरीद कर फॉल होने से 3 बार बचाया, जिसके अलावा प्राइस 8 ट्रेडिंग डेज में ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट हो गया। इससे दो चीजें इंडिकेट होती हैं। पहला, स्मार्ट मनी इस प्राइस लेवल पर बेचने को तैयार नहीं है। दूसरी की डम्ब मनी सेलिंग से एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई जा रही इमेज 1.4 को देखेंगे तो इसमें साफ दिखता है कि स्मार्ट मनी के पास एक क्लियर एक्शन प्लान था। इमेज 1.4 एक्शन प्लान ऑफ स्मार्ट मनी डेली चार्ट रिजल्ट। तो ये हमेशा बेहतर होता है कि एंट्री तभी करें जब हमें स्मार्ट मनी से कंफर्मेशन मिल जाए। आप उनके साथ ट्रेड तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनमें से एक ना हो। इसके अलावा एग्जिट प्लान करना भी बहुत सिग्निफिकेंट होता है कि आप अनुमान लगा पाएं कि स्मार्ट मनी कब एग्जिट कर रहा है। एक ट्रेडिंग सिस्टम को ऐसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्रेड का फेट अपनी रेपुटेशन, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करता। वो केवल एंट्री और एग्जिट पॉइंट ही तय कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग 3 क्रिटिकल कंपोनेंट्स से बनी है। 1, सही से प्रॉपर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना। 2, रियल ब्रेकआउट। 3, ट्रेड एग्जीक्यूशन। मैं इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में अलग से समझाऊंगा। ट्रेंड लाइन बनाने से पहले, किसी भी चार्ट पर ट्रेंड लाइन बनाने से पहले यह जरूर देखें कि वो कोई ऑपरेटर स्टॉक ना हो और साथ ही प्राइस एक्शन स्मूथ हो। दोनों ही केस में उन्हें अवॉइड करना बेहतर है, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस हिट करने की हाई प्रोबेबिलिटी है। कुछ एग्जांपल्स आगे दिए हैं। इमेज 2.1 प्राइस एक्शन स्मूथ नहीं है। एग्जांपल 1, अगर आप इमेज 2.1 देखें तो इसमें काफी सेलिंग विक्स और बाइंग विक्स हैं, जो कि इस टाइप की ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं है। ये आपके बाय ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रिगर कर सकता है और अपोजिट दिशा में जा सकता है। ऐसे स्क्रिप्टों को अवॉइड करना ही बेहतर है। इमेज 2.2 प्राइस एक्शन स्मूथ नहीं है। एग्जांपल 2, इमेज 2.2 में एक और एग्जांपल है।
इसमें कई सारे गैप सिनेरियोज हैं जो इस प्रकार की ट्रेडिंग के लिए सुटेबल नहीं है। ऐसी स्क्रिप्टों को अवॉइड करना ही बेहतर है। इमेज 2.3 प्राइस एक्शन स्मूथ नहीं है। एग्जाम्पल 3। इमेज 2.3 में बहुत गैप्स देखने को मिलेंगे और ट्रेडिंग के कई दिनों पर कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। ये साफ दिखाता है कि कुछ ऑपरेटर्स इस स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी स्क्रिप्टों को अवॉइड करना ही बेहतर है। मैं इस बुक को ऐसे यूजलेस चार्ट से नहीं भरना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर है। अगर आप किसी चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप बाकी स्क्रिप्टों की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ही ट्रेड करने का कोई रूल नहीं है। ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन वो सीधी लाइन होती है जिसे एक चार्ट पर 2 या 2 से ज्यादा प्राइस पीक्स को कनेक्ट करके बनाया जाता है। ये स्क्रिप्ट की ट्रेंड, सपोर्ट पॉइंट्स और रेजिस्टेंस पॉइंट्स को दिखाती है और ट्रेडिंग के अच्छे अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में मदद करती है। एक ट्रेंड लाइन शब्दों से ज्यादा बोल सकती है। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए नीचे कुछ यूजफुल रेफरेंसेस दिए हैं। 1. प्राइस पीक्स। 2. ट्रेंड लाइन की स्लोप। 3. प्राइस ट्रेंड लाइन के मुताबिक होनी चाहिए। इस सिस्टम के लिए हमें 6 महीने से 1 साल वाले चार्ट्स देखने चाहिए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड सिर्फ 2 हफ्तों का है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि 1 साल के पहले क्या हुआ था, क्योंकि हमारा होल्डिंग पीरियड कम है। साथ ही हमारा स्टॉप लॉस मैनेजमेंट प्रोसेस अहम प्राइस पॉइंट्स के किसी भी असर का ध्यान रख लेगा जो 1 साल के समय से पहले हुआ हो। प्राइस पीक्स। एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पीक्स को कनेक्ट करना होगा। इमेज 2.4 सपोर्ट ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल। ऊपर बना चार्ट एक ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल है जिसमें 3 पिक्स कनेक्टेड हैं। इसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी कहा जा सकता है। इमेज 2.5 रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल। इमेज 2.5 एक ऐसे ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल दिखाता है जिसमें 5 पिक्स कनेक्टेड हैं। इसे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी कहा जा सकता है। किसी ट्रेंड लाइन को एक पावरफुल ट्रेंड लाइन माना जा सकता है जब वो ज्यादा पिक्स को कनेक्ट करें। इमेज 2.6 पावरफुल ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल। इमेज 2.6 में बना ट्रेंड लाइन पावरफुल है क्योंकि वो 8 पिक्स कनेक्ट करता है। हमें ये नोट करना चाहिए कि जब एक प्राइस किसी ट्रेंड लाइन से डिसाइसिव ब्रेक दिखाए तब वो अपोजिट तरफ एक तेज और बड़ा मूव देगा। ट्रेंड लाइन का स्लोप। आइडियली एक ट्रेंड लाइन जिसका स्लोप मीडियम स्लोप से कम यानी 45 डिग्री से कम हो वो एक सेफर बेट है, क्योंकि ये एक हेल्दी ट्रेंड का साइन है। जैसे जैसे ट्रेंड लाइन का स्लोप बढ़ता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की वैलिडिटी गिरती है। कम समय के दौरान किसी शार्प एडवांस या डिक्लाइन से एक स्टीप ट्रेंड लाइन बन जाती है। जो ट्रेंड लाइन ऐसे क्विक मूव्स से बनती है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ऑफर नहीं करेगी। अगर ट्रेंड लाइन 3 या 3 से ज्यादा वैलिड पॉइंट से भी कनेक्टेड हो तब भी ऐसी ट्रेड को लेना अच्छा आइडिया नहीं है। इमेज 2.7 एक स्टीप ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल। इमेज 2.7 एक स्टीप ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल दिखाता है। ये एक ट्रेंड का हेल्दी साइन नहीं है और बहुत संभावना है कि ये स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स का विक्टिम है। प्राइस को ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जब भी आप कोई ट्रेंड लाइन बनाएं, ये देखना जरूरी है कि प्राइस ट्रेंड लाइन की सभी पीकों का रिस्पेक्ट करे। इमेज 2.8 कई पीकों से रिस्पेक्टेड एक ट्रेंड लाइन। इमेज 2.8 एक ट्रेंड लाइन दिखाता है जो प्राइस की सारी पीक से रिस्पेक्टेड है, इसलिए ये एक पावरफुल ट्रेंड लाइन है। इमेज 2.9 ट्रेंड लाइन जो सारी पिक्स से रिस्पेक्टेड नहीं है। इमेज 2.9 ऐसी ट्रेंड लाइन को दिखाता है जो प्राइस की सारी पिक्स से रिस्पेक्टेड नहीं है, इसलिए ये एक पावरफुल ट्रेंड लाइन नहीं है। हमेशा याद रखें कि ट्रेंड लाइन को बनाना एक कला है जो सब्जेक्टिव है और एक कला है। कभी किसी से किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बहस या आर्गुमेंट्स न करें। ट्रेंड लाइन को बनाते समय पहले समझाए गए गाइडलाइंस को याद रखें। इस बुक में केवल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर और जोर देना चाहता हूं, क्योंकि ये बुक उन रिटेल ट्रेडर्स के लिए बनाई गई है जो कम कैपिटल यानी पूंजी से स्टार्ट करते हैं। कम कैपिटल की वजह से वो केवल इक्विटीज में अपने ब्रेकआउट ट्रेड्स को लेना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए मनी मैनेजमेंट रूल्स जो मैं बाद में समझाऊंगा के अनुसार अच्छा खासा कैपिटल लगता है। वो शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए ऑप्ट नहीं कर सकेंगे। मैं कुछ चार्ट्स आगे दिखाऊंगा सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए कि मैं अभी तक दिए गए रूल्स के मुताबिक कैसे ट्रेंड लाइंस बनाना पसंद करता हूं। इमेज 2.10 ब्रेकआउट का एग्जांपल 1। इमेज 2.11 ब्रेकआउट का एग्जांपल 2। इमेज 2.12 ब्रेकआउट का एग्जांपल 3। इमेज 2.13 ब्रेकआउट का एग्जांपल 4। इमेज 2.14 ब्रेकआउट का एग्जांपल 5।
अब तक आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि किस प्रकार की स्क्रिप्ट आप ढूंढ रहे हैं और सॉलिड ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं। समरी, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम सिर्फ डेली चार्ट्स देखते हैं जिनका समय 6 महीने से 1 साल तक हो। हम उन चार्ट्स को कंसीडर नहीं करते जिनका स्मूथ प्राइस एक्शन ना हो। जब एक ट्रेंड लाइन ज्यादा पीक्स को कनेक्ट करती है वो एक डोमिनेंट ट्रेंड लाइन बन जाती है और ऐसी ट्रेंड लाइन का ब्रेक बड़े मूव्स देता है। ट्रेंड लाइन का स्लोप 45 डिग्री से कम होना चाहिए। प्राइस को ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट सारी पीक पॉइंट्स पर करना चाहिए। ट्रेंड लाइन को बनाना एक कला है जो कि सब्जेक्टिव है, इसलिए इस पर किसी से डिबेट करने की जरूरत नहीं है। 60 सेकंड में जेन्युइन ब्रेकआउट को कैसे डिसाइड करें। एक ट्रेडिशनल ब्रेकआउट ट्रेडिंग तकनीक है कि जब भी प्राइस वॉल्यूम्स के साथ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें या फिर जब मौजूदा कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करें तब लॉन्ग ट्रेड में एंटर करना। ये आइडिया थ्योरी में अच्छा दिखता है लेकिन प्रैक्टिकली अच्छे रिजल्ट्स लाना मुश्किल है। अब हम कुछ चार्ट्स देखेंगे। इमेज 3.1 ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल 1। अगर आप इमेज 3.1 को देखें, प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई है। क्या आपको लगता है कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है? ये ना भूलें कि हम ब्रेकआउट कैंडल की बड़ी सेलिंग विक, बड़ी ऊपरी शैडो को इग्नोर कर रहे हैं। ये दिखाता है कि सेलिंग अभी के प्राइस लेवल पर स्ट्रांग है, शायद स्मार्ट मनी से। जब तक प्राइस सेलिंग को नकारता नहीं है वो ऊपर नहीं जा सकता और सेलिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसे कुछ समय की जरूरत है। इसलिए फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना काफी ज्यादा रहती है। इमेज 3.2 में आप रिजल्ट देख सकते हैं। इमेज 3.2 ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल 1 रिजल्ट। इमेज 3.3 ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल 2 रिजल्ट। एक बार फिर से इमेज 3.3 में प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है लेकिन सेलर्स की तरफ से उल्टा रिस्पांस है जिस वजह से एक बड़ा विक बना है। यह दिखाता है कि फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना काफी ज्यादा है और हम ये रिजल्ट इमेज 3.4 में देख सकते हैं। इमेज 3.4 ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल 2 रिजल्ट। इमेज 3.5 ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल 3 रिजल्ट। इमेज 3.5 में एक और एग्जांपल है जहां प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है लेकिन सेलर से उल्टा रिस्पांस है जिस वजह से एक बड़ा विक बना है। यह दिखाता है कि फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना काफी ज्यादा है और हम ये रिजल्ट इमेज 3.6 में देख सकते हैं। इमेज 3.6 ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट एग्जांपल 3 रिजल्ट। फिर रियल ब्रेकआउट को अलग क्या करता है? प्लीज एक पेन और पेपर का टुकड़ा निकाल लें। जो आप आगे सीखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हमेशा याद रखने की जरूरत है। आगे बताई गई 4 चीजें किसी रियल ब्रेकआउट को फेक ब्रेकआउट से अलग करने के लिए जरूरी हैं। 1 एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल। 2 क्विक टाइम। 3 दूसरी पार्टी के रिस्पॉन्स का अभाव। 4 अच्छा वॉल्यूम। अभी कोई कंक्लूजन ना निकालें। इस चैप्टर और अगले चैप्टर को पूरा सुने जो कि एग्जीक्यूशन के पहलुओं को खुले दिमाग से कवर करते हैं और फिर अपना कंक्लूजन बनाएं। एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल, जैसा कि नाम से पता चलता है, ब्रेकआउट एक बड़े कैंडल के साथ होना चाहिए क्योंकि अहम प्राइस लेवल्स पर स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हमारे केस में रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर या उसके पास हमेशा बड़े मूव में ही रिजल्ट करेगा। इमेज 3.7 एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल एग्जांपल 1। इमेज 3.8 एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल एग्जांपल 2। उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के एवरेज कैंडल साइज की तुलना में इमेज 3.7 और 3.8 में ब्रेकआउट एक बड़े कैंडल के साथ हुआ है। क्विक टाइम, मैंने ये पैरामीटर फेक वालों को बाहर फिल्टर करने के लिए इंक्लूड करा है। अक्सर ट्रेडर्स कुछ ऐसे स्क्रिप्टों को कंसीडर करते हैं जिनमें प्राइस छोटे कैंडल्स के साथ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बाहर मूव कर जाता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब वो एक इनवैलिड या कम पावरफुल ट्रेंड लाइन बना देते हैं। इस सिस्टम में हम हमेशा डेली चार्ट को देखते हैं, इसलिए ब्रेकआउट एक ही दिन में होना चाहिए। हम उन स्क्रिप्टों को कंसीडर नहीं करते जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद कैंडल्स की छोटी रेंज दिखाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसी स्क्रिप्ट बड़ा मूव नहीं करेगी, लेकिन वो इस सिस्टम के स्कोप से बाहर है। याद रखें, कोई भी सभी बड़े मूव्स को नहीं पकड़ पाएगा। आपके पास एक क्लियर डेफिनेशन वाला सिस्टम होना चाहिए और ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आप कम इमोशंस के साथ ट्रेंड्स ले पाएंगे। आगे कुछ इमेजेस हैं जो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं। इमेज 3.9 क्विक टाइम कॉन्सेप्ट का फेलियर एग्जांपल 1। इमेज 3.10 क्विक टाइम कॉन्सेप्ट का फेलियर एग्जांपल 2। इमेज 3.9 और 3.10
ऐसे एग्जाम्पल दिखाते हैं जिनमें प्राइस ने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करने के बाद छोटे कैंडल्स डिस्प्ले करे हैं। ऐसी स्क्रिप्टों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अपोजिट पार्टी के रिस्पॉन्स का अभाव, ये खास क्वालिटी ट्रेडिशनल ब्रेकआउट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट से स्टैंड आउट करती है। जब हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को ढूंढते हैं, अगर वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है तो सेलर्स गायब होने चाहिए या स्मार्ट मनी किसी भी सेलिंग को अब्सॉर्ब करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। इसका यह मतलब है कि हमें ब्रेकआउट कैंडल पर बड़ी सेलिंग विक देखना नहीं पसंद है, क्योंकि ये सीरियस सेलिंग की मौजूदगी को दिखाता है। इमेज 3.11 सेलिंग विक का अभाव, एग्जांपल 1। इमेज 3.12 सेलिंग विक का अभाव, एग्जांपल 2। इमेज 3.11 सेलिंग विक का पूरा एब्सेंस दिखाता है, जो साफ तौर पर स्मार्ट मनी के इरादे को दर्शाता है। इमेज 3.12 छोटी सी सेलिंग विक की मौजूदगी दिखाता है। ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि सेलिंग विक का साइज कैंडल के साइज की तुलना में लगभग ना के बराबर है। ये डिसाइड करने के लिए कॉमन सेंस यूज किया जा सकता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेफरेंस चाहिए तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि सेलिंग विक कैंडल की पूरी बॉडी से 20% कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिन का लो 100 और हाई 110 है, तब दिन का क्लोज 108 के ऊपर होना चाहिए था। दिन का रेंज 10 पॉइंट्स है और दिन के रेंज का 20% 2 पॉइंट्स है। इमेज 3.13 सेलिंग विक की मौजूदगी, एग्जांपल 1 ब्रेकआउट के लिए सुटेबल नहीं है। इमेज 3.13 ब्रेकआउट कैंडल पर सेलिंग विक का काफी अमाउंट दिखाता है, इसलिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ये एक पिक नहीं है। इमेज 3.14 सेलिंग विक की मौजूदगी, एग्जांपल 2 ब्रेकआउट के लिए सुटेबल नहीं है। इमेज 3.14 भी ब्रेकआउट कैंडल पर सेलिंग विक का काफी अमाउंट दिखाता है, इसलिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ये एक पिक नहीं है। अच्छा वॉल्यूम, ये समझना आसान है और कंफर्मेशन लेना जरूरी है कि स्मार्ट मनी ब्रेकआउट सिनेरियो में शामिल है। इमेज 3.15 अच्छा वॉल्यूम, एग्जांपल 1। इमेज 3.16 अच्छा वॉल्यूम, एग्जांपल 2। अगर आप इमेज 3.15 और 3.16 को देखें, ब्रेकआउट कैंडल्स को वॉल्यूम में अच्छा स्पाइक मिला है, जो स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है। प्लीज नोट करें कि ऐसी स्क्रिप्टों को उठाना हमेशा अच्छा आइडिया है, जो ब्रेकआउट से पहले कुछ दिनों का कंसोलिडेशन दिखाती है। ये सेलर्स को एक मौका देता है और शॉर्ट्स बिल्डअप को दर्शाता है। ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिखाता है कि सेलर्स फेल हो चुके हैं और अब कवर के लिए भाग रहे हैं। ऐसी स्क्रिप्टों में सफलता के चांसेस ज्यादा रहते हैं। समरी, सक्सेस पाने के लिए रियल ब्रेकआउट्स को फिल्टर करना बहुत जरूरी है। एक रियल ब्रेकआउट की पहली क्वालिटी ये है कि वो एक बड़े कैंडल के साथ होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी ये है कि ब्रेकआउट को हमेशा क्विक टाइम समय में आना चाहिए। डेली चार्ट पर इसे ब्रेकआउट क्राइटेरिया को एक दिन में डिस्प्ले करना चाहिए। दूसरी पार्टी के रिस्पॉन्स का अभाव तीसरी क्वालिटी है, जो और कुछ नहीं बल्कि हमारे सिस्टम में ब्रेकआउट कैंडल्स पर सेलिंग विक का एब्सेंस है। चौथी क्वालिटी यह है कि ब्रेकआउट कैंडल को अच्छा वॉल्यूम मिलना चाहिए। ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यदि आप किसी गेम को जीतने का इरादा रखते हैं तो आपको खेल के सभी नियमों को पहले से जान लेना चाहिए, तभी आप प्लान कर सकते हैं और लाइव गेम में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से इसे ट्रेड प्लान कहते हैं। कई सफल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ट्रेड प्लान को देते हैं। एक ट्रेडर के तौर पर किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको अब बताए जा रहे 5 पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए। पहला, आपके सिस्टम के मुताबिक आपका एंट्री पॉइंट कहां है। दूसरा, अगर आपका एनालिसिस गलत हो जाता है या ट्रेड सेटअप फेल हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस कहां है। तीसरा, प्रॉफिट बुक करने के लिए आपके सिस्टम के मुताबिक आपका एंटिसिपेटेड एग्जिट कहां है। चौथा, इस ट्रेंड में आप कितनी अमाउंट रिस्क करने के लिए तैयार हैं। पांचवा, अपने पूरे पोर्टफोलियो में से कितनी अमाउंट आप इस ट्रेड पर रिस्क करने के लिए तैयार हैं। हर बार ट्रेड करने से पहले इन सवालों का जवाब देने से ट्रेड प्लान करने में आपको मदद मिलेगी। ये ट्रेड प्लान हर प्रकार की ट्रेडिंग पर लागू होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे इस प्लान को हमारे ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम के लिए डिफाइन करें। एंटी स्टॉप लॉस टारगेट, इमेज 4.1 एंट्री स्टॉप लॉस डाउन ट्रेड के दौरान ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम में टारगेट क्राइटेरिया। जैसा कि इमेज 4.1 में दिखाया गया है, एंट्री को ब्रेकआउट कैंडल की ऊंचाई से कुछ ही टिक ऊपर आना चाहिए। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल लो के कुछ टिक नीचे होगा। यह स्क्रिप्ट डाउन ट्रेड से ब्रेकआउट दिखा रहा है, इसलिए कोई भी टारगेट के रूप में ट्रेंड लाइन की शुरुआत या सबसे ऊपर स्विंग पर एम कर सकता है। ट्रेड को लेने का डिसीजन तभी लें जब वो मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दिखाए।
अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस सेटअप को इग्नोर कर बेहतर ट्रेड सेटअप ढूंढने चाहिए। नोट: एंट्री केवल ब्रेकआउट कैंडल्स के हाई के ऊपर ही आनी चाहिए। कभी ब्रेकआउट कैंडल के हाई के नीचे न खरीदें। साथ ही ट्रेड को अवॉइड करें अगर वो पिछले दिन के हाई के 2% से ऊपर खुले, क्योंकि ये स्टॉप लॉस पॉइंट्स बढ़ाता है और ये प्रॉफिट बुकिंग को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तब भी न खरीदें अगर वो 2% के ऊपर खुले और पिछले दिन के हाई पर वापस आ जाए, क्योंकि ये ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। इमेज 4.2 एंट्री स्टॉप लॉस साइडवेज ट्रेड के दौरान ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम में टारगेट क्राइटेरिया। जैसा कि इमेज 4.2 में दिखाया गया है, ब्रेकआउट कैंडल्स की ऊंचाई से कुछ ही टिक के ऊपर एंट्री आनी चाहिए। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के कुछ टिक नीचे होगा। ये स्क्रिप्ट एक साइडवेज ट्रेंड से ब्रेकआउट दिखाती है, इसलिए टारगेट के रूप में साइडवेज ट्रेंड की सेम चौड़ाई का एम रख सकता है। ट्रेड लेने का ऑप्शन केवल तभी चुनें जब ये मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड दिखाता हो। अगर ऐसा नहीं है, आपको सेटअप को इग्नोर करने और बेहतर ट्रेड सेटअप्स को ढूंढने की जरूरत है। इमेज 4.3 एंट्री स्टॉप लॉस ऑल टाइम हाई के दौरान ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम में टारगेट क्राइटेरिया। इमेज 4.3 एक स्क्रिप्ट में अब तक के सारे हाइस का ब्रेकआउट दिखाता है। इस मामले में एक फिक्स्ड टारगेट को डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि अपसाइड में हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट्स नहीं है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पर प्रॉफिट बुक करने का प्लान बनाया जा सकता है, या हर स्विंग लो के नीचे ट्रेल स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। आप कभी नहीं जानते कि ये कितनी दूर जाएगा। इसके अलावा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पर भी पार्शियल एग्जिट प्लान किया जा सकता है और बची हुई पोजीशन ट्रेल एसएल कॉन्सेप्ट से मैनेज किया जा सकता है। ट्रेल एसएल के बारे में अनकही कहानी। ये इस ट्रेडिंग सिस्टम का सबसे अहम पहलू है। ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर ट्रेडिंग सिस्टम्स में गायब है। इस सेक्शन को कई बार सुने जब तक ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में न चला जाए। इमेज 4.4 ब्रेकआउट ट्रेड का एग्जांपल 1। अगर आप इमेज 4.4 को देखें, हमारे पास एक क्लियर ब्रेकआउट ट्रेड है। ब्रेकआउट कैंडल बड़ा है, क्विक टाइम, सेलिंग विक का एब्सेंस, अच्छा वॉल्यूम। ये हमारी सभी चेकलिस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम कल ब्रेकआउट कैंडल की ऊंचाई से ऊपर एक बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यदि ट्रिगर किया जाता है तो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो से नीचे होगा। इमेज 4.5 ब्रेकआउट एग्जांपल 1 के बाद छोटे कैंडल के केस में ट्रेल एसएल। अगले दिन इसने हमारे बाय ऑर्डर को ट्रिगर किया, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करा। हालांकि ये अपसाइड पर एक बड़ा मूव देने में फेल कर गया। याद रखें, ब्रेकआउट के लिए हमारा क्राइटेरिया ये है कि सेलिंग के अभाव में प्राइस को क्विक टाइम में एक बड़ा मूव देना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट रूल अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पर लागू होता है, क्योंकि स्मार्ट मनी या तो सेलिंग से एक्ट करेगा, या ज्यादा बाय करने से, या कुछ न करने से। अगर वो बाय करते हैं, प्राइस ऊपर जाएगा। अगर वो रिएक्ट नहीं करते, प्राइस ऊपर जाएगा या फिर वहीं रहेगा, लेकिन सेलिंग नहीं आएगी। अगर वो सेल करते हैं, प्राइस सेलिंग या फॉल दिखाएगा। लेकिन इस केस में हम ब्रेकआउट के अगले दिन एक क्लियर सेलिंग देख सकते हैं, इसलिए ओरिजिनल स्टॉप लॉस को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि इमेज 4.5 में दिखाया गया है, करंट दिन के कैंडल के लो के नीचे ट्रेल करना बेहतर है। इमेज 4.6 एग्जांपल 1 ब्रेकआउट के बाद छोटे कैंडल के केस में रिजल्ट। ट्रेल एसएल के इस एक्शन के कारण ब्रेक इवन ट्रेड हुआ, शायद कुछ पॉइंट्स लॉस के साथ, लेकिन इससे शुरू के रिस्क अमाउंट का 90% सेफ हुआ। नोट: कभी कभी प्राइस आपके ट्रेल एसएल को हिट करेगी और फिर आपके टारगेट तक पहुंचेगी। केवल इस वजह से ट्रेड एसएल कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। इस सिस्टम का आइडिया इनिशियल रिस्क को कम करना है। अगर प्राइस कोई संकट दिखाए और प्रॉफिट्स को क्लियर ब्रेकआउट स्क्रिप्टों के साथ राइड करना है। इमेज 4.7 एक ब्रेकआउट ट्रेड एग्जांपल 2। अगर आप इमेज 4.7 को देखें, हमारे पास एक साफ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ट्रेड है। ब्रेकआउट कैंडल बड़ा है, क्विक टाइम, सेलिंग विक का एब्सेंस, अच्छा वॉल्यूम। ये हमारी सभी चेकलिस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम कल ब्रेकआउट कैंडल की ऊंचाई से ऊपर एक बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यदि ट्रिगर किया जाता है तो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो से नीचे होगा। इमेज 4.8 एग्जांपल 2 ब्रेकआउट के बाद छोटे कैंडल के केस में ट्रेल एसएल। अगले दिन इसने हमारे बाय ऑर्डर को ट्रिगर किया, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करा, लेकिन ये ऊपर की ओर एक बड़ा मूव देने में फेल करा और डोजी कैंडल में रिजल्ट कर गया। याद रखें, ब्रेकआउट के लिए हमारा क्राइटेरिया ये है कि प्राइस को क्विक टाइम में सेलिंग के अभाव में बड़ा मूव देना चाहिए।
इसलिए ओरिजिनल स्टॉप लॉस को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि इमेज 4.8 में दिखाया गया है, करंटली डे कैंडल के लो से नीचे ट्रेल करना बेहतर है। इमेज 4.9 एग्जांपल 2 ब्रेकआउट के बाद छोटे कैंडल के केस में रिजल्ट। हालांकि इस बार प्राइस ने ट्रेल एसएल को हिट नहीं करा और ऊपर चली गई। सबसे खराब स्थिति में स्मार्ट मनी ब्रेकआउट के बाद 2-3 दिनों के अंदर अपना रिएक्शन दिखाएगा। इस तरह हम शुरुआती रिस्क को कम करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। इमेज 4.10 एक ब्रेकआउट ट्रेड एग्जांपल 3। अगर आप इमेज 4.10 को देखें, हमारे पास एक साफ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ट्रेड है। ब्रेकआउट कैंडल बड़ा है, क्विक टाइम, सेलिंग विक का एब्सेंस, अच्छा वॉल्यूम, ये हमारी सभी चेकलिस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम कल ब्रेकआउट कैंडल की ऊंचाई से ऊपर एक बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यदि ट्रिगर किया जाता है तो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो से नीचे होगा। इमेज 4.11 एग्जांपल 3 ब्रेकआउट के बाद छोटे कैंडल के केस में ट्रेल एसएल। अगले दिन इसने हमारे बाय ऑर्डर को ट्रिगर किया क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड किया। हालांकि ये सिर्फ थोड़ा ही ऊपर की ओर बढ़ा और छोटे बियरिश कैंडल में रिजल्ट कर गया। याद रखें, ब्रेकआउट के लिए हमारा क्राइटेरिया ये है कि सेलिंग के अभाव में प्राइस को क्विक टाइम में एक बड़ा मूव देना चाहिए। इसलिए ओरिजिनल स्टॉप लॉस को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि इमेज 4.11 में दिखाया गया है, करंट डे कैंडल के लो से नीचे ट्रेल करना बेहतर है। इमेज 4.12 ब्रेकआउट एग्जांपल 3 के बाद छोटे कैंडल के केस में रिजल्ट। इस बार भी प्राइस ने ट्रेल एसएल को हिट नहीं करा और तुरंत ही ऊपर चला गया। नोट, मैं इस कॉन्सेप्ट के कई एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 सिचुएशन मेरी बात समझाने के लिए काफी हैं। ब्रेकआउट दिखाने के बाद शायद ही कभी प्राइस बड़ी सेलिंग देखता है। ज्यादातर मामलों में ये तुरंत संभल कर अप साइड जाएगा या साइडवेज मोड में चला जाएगा और फिर अप साइड जाएगा या धीमा हो जाएगा और फिर गिर जाएगा। मैं हमारे नुकसान को 75 से 90% से कम करने की कोशिश कर रहा हूं अगर वो ऊपर की ओर एक बड़ा मूव देने में फेल कर जाता है। अपने एग्जिट को अगले लेवल पर कैसे ले जाएं? मैं एक बार फिर दोहराता हूं, केवल एंट्री और एग्जिट आपके ट्रेड के भाग्य का फैसला करते हैं। आपकी रेप्यूटेशन, अनुभव और क्वालिफिकेशन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैंने देखा है कि कई ट्रेडर्स एंट्री के बारे में जल्दी सीखते हैं, परंतु जब एग्जिट की बात आती है तो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हर बार एग्जिट आपको बताएगा कि आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस। दोनों ही मामलों में ये कई इमोशंस को ट्रिगर करता है। इसलिए एग्जिट के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। मैं आपको एग्जिट मैनेज करने के लिए आगे 2 स्टेप्स सजेस्ट करता हूं। स्टेप 1, प्लान के मुताबिक इमेज 4.1, 4.2 और 4.3 लाइन से एक डाउन ट्रेड के लिए साइडवेज और ऑल टाइम हाई टारगेट लेवल पर 100% पोजीशन से एग्जिट करें। कुछ महीनों के लिए आगे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें जब तक कि आप अपने मौजूदा ट्रेडों को मैनेज नहीं कर सकते। इस मेथड में कई एक्टिविटीज शामिल हैं। हर दिन ब्रेकआउट स्क्रिप्ट खोजें। अगले दिन के लिए केवल 2-3 स्क्रिप्टों को शॉर्टलिस्ट करें। किसी भी ट्रेडिंग के दिन पर 3 से अधिक स्क्रिप्ट रखने की कोशिश न करें। अगले दिन जब मार्केट खुलती है तो सभी स्क्रिप्टों के लिए ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर एक SLM बाय ऑर्डर दें। अगर ये छोटे गैप 2% से कम से खुलता है तब आप मार्केट ऑर्डर पर खरीद सकते हैं। यदि आपने खरीदा है तो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर रखें। फिर से मार्केट आवर्स के बाद ब्रेकआउट स्क्रिप्टों की खोज करें। अगले दिन जब मार्केट खुले मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस रखें। फिर आप किसी भी नए स्क्रिप्ट के लिए SLM बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यदि आपको ब्रेकआउट के बाद एक छोटी कैंडल या सेलिंग कैंडल मिलती है तो अपने SL को ब्रेकआउट कैंडल के निचले हिस्से से अगले दिन के कैंडल के निचले हिस्से तक ट्रेल करें। इमेज 4.4 से 4.12। जब प्राइस आपके टारगेट तक पहुंच जाए तो या तो मैन्युअली एग्जिट करें या आप टारगेट लेवल पर पोजीशन को बंद करने के लिए लिमिट सेल ऑर्डर दे सकते हैं। एक ट्रेनिंग जर्नल बनाए रखें। अपने सभी ट्रेड यहां लिखें। फेल्ड ट्रेडों को एनालाइज करें। पूरे प्रोसेस को दोहराएं। स्टेप 2, इस प्रोसेस से फैमिलियर होने के बाद ही आप इस स्टेप को लागू करने का प्लान बना सकते हैं। इसमें वे सभी प्रोसीजर्स शामिल हैं जिनके बारे में स्टेप 1 में बताया गया है। केवल नई बात यह है कि टारगेट पर 100% पोजीशन से एग्जिट करने के बजाय टारगेट पर केवल 75% पोजीशन ही एग्जिट करें। बचे हुए 25% को टारगेट डे कैंडल के नीचे या किसी भी स्विंग लो के नीचे ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ आगे ले जाएं। कई बार ये ब्रेकआउट स्क्रिप्ट क्रेजी की तरह चलती हैं और पोजीशन का 25% ऐसे एक ट्रेड में आपके 25 ट्रेडों के नुकसान को ऑब्जर्व करने का पोटेंशियल रखता है।
इमेज 4.13 पार्शियल आंशिक एग्जिट एग्जाम्पल 1। ये इमेज पार्शियल एग्जिट की शक्ति के बारे में सब कुछ बताती है। यदि आप हर एक स्विंग के निचले स्तर के नीचे ट्रेल एसएल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट बनाने को मिलेगा। इमेज 4.14 पार्शियल आंशिक एग्जिट एग्जाम्पल 2। इमेज 4.14 पार्शियल एग्जिट की वही कहानी समझाता है। ये आपके 25% पोजीशन के लिए आपके ओरिजिनल रिस्क का 5-6 टाइम्स रिटर्न देता है। इमेज 4.15 पार्शियल यानी आंशिक एग्जिट एग्जाम्पल 3। इमेज 4.15 पार्शियल एग्जिट की एक और कहानी समझाता है। यह आपके 25% पोजीशन के लिए आपके ओरिजिनल रिस्क का 8 से 10 टाइम्स रिटर्न देता है। मुझे आशा है कि इन एग्जांपल्स को देखने के बाद आप पार्शियल एग्जिट की पावर को समझ गए होंगे। कैसे मैंने ट्रेडिंग में पैसा कमाना बंद किया, मैं अब आप सभी के लिए एक शॉकिंग खबर का खुलासा करने जा रहा हूं। अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है वो सफल ट्रेडिंग का केवल 10% है। क्या आप ये सुनकर चौंक गए हैं? खैर, ये एक पक्की बात है, क्योंकि कोई भी एक ट्रेडिंग सिस्टम बना सकता है जिसमें सही एफिशिएंसी और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो। बल्कि यदि आप इसे गूगल करते हैं तो आपको बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम मिलते हैं। हालांकि रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट सफल ट्रेडिंग की पहली रिक्वायरमेंट है। ये 2 अहम प्रश्न उठाता है। पहला, प्रति ट्रेड कितना डिप्लॉय या रिस्क करें। दूसरा, टोटल कैपिटल का कितना % किसी भी समय ट्रेडों में लगाया जाना चाहिए। प्रति ट्रेड कितना डिप्लॉय या रिस्क करें, मैं इसके लिए एक सरल तकनीक सजेस्ट करता हूं। एक ट्रेड के लिए रिस्क की परवाह किए बिना अपने कैपिटल यानी पूंजी का केवल 10% उपयोग करें। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पास अपने कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए हैं और यदि आप एक स्क्रिप्ट ABC को चुनते हैं तो मान लें कि आपका एंट्री प्राइस 100 रुपए है, तो आपके कैपिटल का 10% 10,000 रुपए है, तो आप 10,000 बटा 100 बराबर 100 शेयर खरीद सकते हैं। इस अप्रोच को यूज करते हुए प्रति ट्रेड आपका पूरा कैपिटल प्रतिशत रिस्क 0.5% से 2% के बीच रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना गहरा है, जो ठीक है। कुछ लोग प्रति ट्रेड आपके कैपिटल का केवल 1 से 2% रिस्क करने का सुझाव देते हैं और वे कैपिटल पर ऊपरी सीमा नहीं लगाते हैं। ये कुछ कंफ्यूजन लगता है और आप अधिक ट्रेडों का ऑप्शन नहीं चुन पाएंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लें कि आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है। आप प्रति ट्रेड अपने कैपिटल का 2% रिस्क लेने का प्लान बना रहे हैं, जो कि 2,000 रुपए प्रति ट्रेड हुआ। आपने एक स्क्रिप्ट XYZ 1,000 पर एंट्री और 990 पर SL शॉर्ट लिस्ट की थी, तो खरीदने के शेयरों की टोटल नंबर बराबर 2,000 रुपए बटा 10 बराबर 200 शेयर। 200 शेयर खरीदने के लिए आवश्यक कैपिटल 200 गुना 1,000 रुपए बराबर 2 लाख रुपए। लेकिन आपके पास 2 लाख रुपए कैपिटल अपने अकाउंट में नहीं है क्या? तो आसान तरीका यह है कि अपने कैपिटल का केवल 10% एक ट्रेड पर लगाया जाए। कुल कैपिटल का कितना प्रतिशत किसी भी समय ट्रेडों में लगाया जाना चाहिए, ये $1 मिलियन का सवाल है। मुझे लगता है कि कोई भी इस प्रश्न का उत्तर 100% एक्यूरेसी या किसी फार्मूला के तहत नहीं दे सकता है। ये कहना आसान है, अब ट्रेड में कैपिटल का 100% लगा दें, केवल 50% साइडवेज ट्रेड में और डाउन ट्रेड में कैश रोक कर बैठें। हालांकि इसे लागू करना एक असली प्रैक्टिकल समस्या है। मेरे पास नए ट्रेडर्स के लिए एक सिंपल सुझाव है। जब तक आप मार्केट के सभी ट्रेंड जैसे अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड और रैंडम का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक ट्रेडों पर अपने कैपिटल के 50% से ज्यादा न लगाएं। दूसरे शब्दों में, आपको मार्केट की किसी भी स्थिति में 5 से अधिक ट्रेड नहीं करने चाहिए। विनिंग ट्रेड्स पर पोजीशन के बचे 25% को छोड़कर, क्योंकि आपने पहले ही इन ट्रेडों के साथ 75% पोजीशन के लिए प्रॉफिट कमाया है। एक बार जब आप इस स्टेज को पार कर लेते हैं तो अपने आप ही आपको बाजार की कंडीशंस के हिसाब से लगाए हुए कैपिटल को बढ़ाने या घटाने की नॉलेज मिल जाएगी। क्यों स्मार्ट लोग भी मार्केट कंडीशंस के झांसे में आ जाते हैं। जब मैं सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम कर रहा था तब मेरा एक साथी था, उसका नाम सूरज है। प्राइवेसी की वजह से नाम बदल दिया है और उसने जो कुछ भी किया उसमें वो तेज था, वो स्मार्ट था और काफी अच्छे आइडियाज लेकर आता था। और इनफैक्ट उसने ही मुझे 1 दशक पहले शेयर बाजार के बारे में बताया था। वो एक अचीवर था, चाहे वो करियर हो या ऑफिस के बाहर खुद के काम। जब उसने ट्रेडिंग में छलांग लगाई तो उसके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का एक मजबूत सिस्टम था। इसके बावजूद भी ट्रेडिंग में फेल्ड रहा। मैं कुछ साल यही सोचता रहा कि वो ट्रेडिंग में क्यों असफल रहा, साथ ही इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कि उसके फेलियर ने उन दिनों मेरे मन में डर पैदा कर दिया था। शायद जब सूरज जैसा इंटेलिजेंट इंसान ट्रेडिंग में फेल हो सकता है तो मुझे लगा कि मैं ये खेल कभी नहीं जीत सकता। हालांकि कई सालों के एनालिसिस के बाद
मुझे उसके फेलियर के रीजंस का एहसास हुआ, जिसे मैं इस सेशन में अवेयरनेस की तरह प्रेजेंट करूंगा। इमेज 4.16 मार्केट के 4 स्टेज। जैसा कि इमेज 4.16 में दिखाया गया है, मार्केट के 4 स्टेज हैं। हर ट्रेडिंग सिस्टम लेआउट के इन 4 स्टेज में अलग रिजल्ट होते हैं। एक ट्रेडर को किसी विशेष ट्रेडिंग सिस्टम के साथ इन सभी मार्केट कंडीशंस का सामना करना होता है। जैसा कि अभी बताया गया, एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट की 2-3 स्टेजेस में बेहतर आउटकम दे सकता है। इसलिए अगर कोई ट्रेडर ऐसा अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल कर भी ले, उसे ये पता होना चाहिए कि जब मार्केट स्टेज सिस्टम के फेवर में ना हो तब सिस्टम को कैसे हैंडल करना है। उसे सीखना चाहिए कि बाजार के ऐसे स्टेज में ट्रेंडों से कैसे बचें या रिस्क को कैसे कम करें। इसके बिना ट्रेडर पूरी तरह से ट्रेडिंग नहीं सीख पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के साथ अच्छी तरह से काम करता है। ये और ट्रेड्स नहीं देता है और साइडवेज ट्रेंड और अलग अलग मार्केट कंडीशंस में रिजल्ट कर जाता है। सूरज ने भी ऐसी ही गलती की थी। उसने बहुत सारी स्टडीज और बैक टेस्टिंग के साथ पहले एक ट्रेडिंग सिस्टम को चुना। ये कुछ समय के लिए ठीक काम किया। जब बाजार की कंडीशंस बदली तो ये और ट्रेड नहीं जनरेट कर रहा था। उसी ट्रेडिंग सिस्टम को ही यूज करते रहने की बजाय सूरज ने एक और ट्रेडिंग सिस्टम को ढूंढा। इसने कुछ समय तक काम किया और बाद में वही कहानी जारी रही। आखिर में उसने हार मान ली। अब बताओ, क्या आप वही गलती करना चाहते हैं? आशा करता हूं ऐसा नहीं है। फिर मैं पहले से कह रहा हूं कि ब्रेकआउट सिस्टम के साथ सफलता का स्वाद चखने के लिए आपको बाजार के बताए 4 स्टेजेस के साथ प्रोसेस से लगे रहने की जरूरत है। बाजार के चारों स्टेजेस का सामना करने के लिए आपको कितना समय चाहिए? मेरा जवाब है, मुझे नहीं पता, क्योंकि बाजार मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसने कभी 1 साल के अंदर ही इन सभी अलग अलग कंडीशंस को दिखाया है और कभी कभी 3-4 साल लग जाते हैं। इसलिए हम इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम से कुछ सक्सेस पाने के लिए लगभग 2 सालों का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन मैं ब्रेकआउट सिस्टम की कुछ फीचर्स दे सकता हूं, केवल लॉन्ग ट्रेडों को ध्यान में रखते हुए। अब ट्रेंड में आपको हर दिन बहुत सारी स्क्रिप्ट मिलती है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साइडवेज ट्रेंड में आपको ट्रेडों का ठीक ठाक नंबर मिलता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। डाउन ट्रेड में आपको ज्यादा नंबर में ट्रेड नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अधिक संख्या में ट्रेड ब्रेक इवन पर ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। ब्रेकआउट के बाद एक छोटे या सेलिंग कैंडल के मामले में मेरी ट्रेल एसएल प्लान को याद करें। रैंडम मार्केट स्थितियों में रिजल्ट के गारंटी नहीं होती। कुछ दिनों पर आपको कोई ट्रेड नहीं मिलता है। कभी कभी प्राइस उसी दिन आपके टारगेट तक पहुंच जाता है। कुछ मामलों में आप स्टॉप लॉस लेते हैं। हमें अपने रूल्स के बारे में रिजिड होना चाहिए और बाजार से हमारी उम्मीदों के बारे में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी उम्मीदों के प्रति रिजिड हैं, लेकिन अपने नियमों के प्रति फ्लेक्सिबल हैं। कृपया इसे ध्यान में रखें। समरी, अपने सभी ट्रेडों को ट्रैक करने और ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए ट्रेड प्लान का होना जरूरी है। इस सिस्टम में एंट्री को ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर से आना चाहिए। इस सिस्टम में स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे होगा। डाउन ट्रेंड में टारगेट के रूप में ट्रेंड लाइन के बिगिनिंग पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं। साइडवेज में ट्रेंड उसी चौड़ाई को टारगेट और अप ट्रेंड में ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। आपको अपने एसएल को ट्रेल करना चाहिए जब ब्रेकआउट दिन के ठीक बाद छोटी या सेलिंग कैंडल हो। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप टारगेट पर केवल 75% पोजीशन से बाहर निकलने का प्लान बना सकते हैं और बचे 25% को टारगेट कैंडल लो के साथ स्टॉप लॉस के रूप में ले जा सकते हैं। हर ट्रेड में अपने कैपिटल का केवल 10% लगाएं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो किसी भी समय अपने कैपिटल के 50% से अधिक न लगाएं। सफलता का स्वाद चखने के लिए मार्केट के सभी 4 स्टेज में इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर टॉप 10 सवाल जवाब। जब भी मैं किसी ग्रुप को यह सिस्टम समझाता हूं तो मुझे बहुत सारे सवाल मिलते हैं और उनमें कई सवाल बार बार आते हैं। मैंने टॉप 10 सवालों और मेरे जवाबों को यहाँ लिस्ट किया है, क्योंकि यदि आपके भी यही सवाल हैं तो ये आपकी सहायता करेगा। सवाल नंबर 1, क्या हम इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं? सीधा जवाब है नहीं। ये ट्रेडिंग सिस्टम विशेष रूप से भारतीय रिटेल ट्रेडर्स के लिए डिजाइन की गई है, जिनके पास छोटा कैपिटल है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय बाजार की कंडीशंस में हम अगले कुछ दिनों के लिए इक्विटी में अपने छोटे ट्रेड्स नहीं कर सकते हैं। पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए हमें फ्यूचर्स या ऑप्शंस को देखना चाहिए। एक छोटे ट्रेड कैपिटल के साथ फ्यूचर्स या ऑप्शंस में पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड लेना एक खराब आइडिया है। इसलिए यदि आप छोटे कैपिटल वाले रिटेल व्यापारी हैं तो इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके शॉर्ट ट्रेड न ढूंढें। प्रश्न नंबर 2, क्या हम इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट का उपयोग करके F&O में ट्रेड कर सकते हैं? फ्यूचर्स
या ऑप्शंस में फिर से ट्रेड करना रिस्क मैनेजमेंट और वोलेटिलिटी के पर्सपेक्टिव से एक अलग खेल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शंस को अवॉइड करें, क्योंकि आपको और चीजों में महारत हासिल करने की जरूरत है, जैसे कि एक्सपायरी का समय, वोलेटिलिटी फैक्टर्स आदि। फ्यूचर्स के साथ ये आपके कैपिटल पर डिपेंड करता है। यदि प्रति ट्रेड लगाई गई रकम आपके कैपिटल के 10% के अंदर है तो ये ठीक होना चाहिए। हालांकि आपको 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक, गैप डाउन सिनेरियो में हर ट्रेड में रिस्क प्रतिशत काफी अलग हो सकता है। दूसरे शब्दों में, एक बड़ा गैप डाउन ओपन होने की स्थिति में आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। 2, आप शायद टारगेट पर पार्शियल एग्जिट न कर पाएं, क्योंकि आप शायद सिर्फ एक लॉट खरीदें। फिर से, इसलिए यदि आप छोटे कैपिटल वाले रिटेल व्यापारी हैं तो इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड न ढूंढें। प्रश्न नंबर 3, क्या हम ब्रेकआउट कैंडल हाई के पहले खरीद सकते हैं? एनालिसिस एक पहलू है और मार्केट से कंफर्मेशन बिल्कुल दूसरा पहलू है। हमें अपना ट्रेड शुरू करने के लिए हमेशा मार्केट से कंफर्मेशन की तलाश करनी चाहिए। इस सिस्टम के साथ स्मार्ट मनी इंटेंशन का कंफर्मेशन तभी होगा जब प्राइस ब्रेकआउट कैंडल हाई को तोड़ देगा। इसलिए प्राइस के ब्रेकआउट कैंडल हाई को तोड़ने से पहले ट्रेड शुरू करना अच्छा आइडिया नहीं है। प्रश्न नंबर 4, क्या हम इस कॉन्सेप्ट के लिए और कैपिटल लगा सकते हैं? मान लीजिए आपके पास एक दोस्त है जिसे मारुति स्विफ्ट गाड़ी चलानी नहीं आती है। अब आपने एक नई ऑडी Q3 गाड़ी खरीद ली। आपका दोस्त इस बात पर जोर डालता है कि ये गाड़ी वो चलाएगा। क्या आप उसे गाड़ी की चाबी देते हैं? मुझे यकीन है आप उसे गाड़ी की चाबी दिखाएंगे तक नहीं। इसी तरह भले ही आपके पास बहुत कैपिटल हो, इस कॉन्सेप्ट को छोटे कैपिटल के लिए लागू करना शुरू करें। एक बार जब आप इस सिस्टम के साथ मार्केट के सभी 4 स्टेजेस को पार कर लेते हैं और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तभी आप ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए क्या हम 5 से ज्यादा ट्रेड्स ले सकते हैं? यदि आप एक बिगिनर हैं तो किसी भी समय अपने कैपिटल के 50% से ज्यादा न लगाएं। दूसरे शब्दों में, आप किसी भी समय केवल 5 ट्रेड कर सकते हैं। एक बार जब आप इस सिस्टम के साथ बाजार के सभी 4 स्टेज को पार कर लेते हैं तो आप अपने आप ही मार्केट कंडीशंस के आधार पर और कैपिटल लगाना सीख जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, क्या मैं प्रति ट्रेड कैपिटल के 10% से ज्यादा लगा सकता हूँ? खेल में बने रहना हमेशा सब कुछ खोने और खेल से बाहर निकल जाने से ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए किसी भी ट्रेड पर अपने कैपिटल के 10% से अधिक पैसा लगाना एक अच्छा आइडिया नहीं है। प्रश्न नंबर 7, इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट के लिए ट्रेल एसएल कैसे करें? एग्जीक्यूशन के नजरिए से ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आप बताए जा रहे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। एक बार जब आपका ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर बाय ऑर्डर ट्रिगर हो तो तुरंत ब्रेकआउट कैंडल के नीचे एक एसएल रखें। 2, ब्रेकआउट कैंडल के ठीक अगले दिन अगर आपको छोटा कैंडल मिले तो उस दिन के लो के नीचे एसएल ट्रेल करें। 3, मान लीजिए कि आपको ऊपर की तरफ एक और बड़ा कैंडल मिले तो आप उस कैंडल के लो के नीचे भी अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। इन दोनों ही केस में 2 और 3 ये एक ब्रेक इवन ट्रेड होगा ज्यादातर केस में, और आपको नुकसान की चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसा इमेज 5.2 में दिखाया है। 4, 2-3 दिनों के बाद अगर आपको सिग्निफिकेंट सेलिंग जैसे कि बेयरिश एंगल्फिंग या बड़ा सेलिंग पिन बार दिखता है, तब आप एसएल को कैंडल के लो के नीचे से ट्रेल कर सकते हैं, जैसा इमेज 5.2 में दिखाया गया है। 6, बाकी सारे केस में आप अगले स्विंग लो के नीचे से एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ये नोट करें कि शायद ही आपको अगला स्विंग लो मिलता है, क्योंकि इस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का आइडिया एक तेज बड़े मूव को पाना है। 7, जब प्राइस आपके टारगेट के पास पहुंच जाए, आप मार्केट ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए एग्जिट कर सकते हैं। इमेज 5.1 बड़े कैंडल के केस में ट्रेल एसएल, इमेज 5.2 सेलिंग कैंडल के केस में ट्रेल एसएल। प्रश्न नंबर 8, क्या इस सिस्टम के लिए स्क्रिप्टों को स्कैन करने का कोई तरीका है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। ट्रेंड लाइन को बनाना इस सिस्टम का कोर है और अनफॉर्चुनेटली हम ट्रेंड लाइंस के लिए एक एल्गोरिदम नहीं बना सकते। अगर आप एक एल्गोरिदम एक्सपर्ट हैं और आपको लगता है कि ऐसा संभव है तो indrazith.s@gmail.com पर एक ईमेल भेजें और हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, रोज कहां स्क्रिप्ट चेक करें? कई वेबसाइट मुफ्त एंड ऑफ डे डेटा देती हैं। ये रही एक लिस्ट: tradingview.com, charting.com, investing.com, iCharts.in। मैं tradingview.com का इस्तेमाल करना पसंद करता हूं क्योंकि ये साइट यूजर फ्रेंडली है।
इस बुक में यूज किए गए सभी चार्ट्स और ग्राफ्स ट्रेडिंग व्यू से ली गई हैं। प्रश्न नंबर 10, क्या मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग की कोशिश कर सकता हूं? एक बार में 2 नावों की सवारी करना हमेशा मुश्किल होता है। मेरा सुझाव है कि एक कॉन्सेप्ट को आजमाएं। यदि आप इस सिस्टम के साथ अच्छा प्रोग्रेस भी दिखाते हैं, तो भी यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान पाते हैं तो आप अपना फोकस और दिमाग की शांति खो सकते हैं। आखिर में चॉइस आपकी है। बोनस चैप्टर, कोई भी एक्स्ट्रा कभी काफी नहीं हो सकता। एक्शन आइटम्स, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपकी और मदद कर सकता हूं। मार्केट हमेशा डायनामिक रहता है और इसलिए हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कम से कम 100 चार्ट देखने की जरूरत है। अपनी समझ को अगले लेवल तक ले जाने के लिए आप ये 2 असाइनमेंट कर सकते हैं। एक, 100 चार्ट पर चैप्टर 2 में बताए अनुसार ट्रेंड लाइन बनाएं। इन सभी 100 चार्टों को एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी करें और मुझे मैं सभी चार्टों पर अपने कमेंट्स लिखूंगा और जल्द से जल्द उत्तर दूंगा। 2, जब आप एक बार ट्रेंड लाइंस सही से बनाना सीख जाएं, फिर ट्रेंड लाइंस के साथ जेन्युइन ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, जैसा चैप्टर 3 में बताया गया था। आप पिछले डेटा का लाइव मार्केट से पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार हो जाने के बाद इन सभी 100 चार्टों को एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी करें और मुझे एक ईमेल भेजें। मैं सभी चार्टों के लिए अपने कमेंट्स लिखूंगा और जल्द से जल्द आपको उत्तर दूंगा। ट्विटर पर 30 बड़े ट्रेडर्स, प्लीज ध्यान दें कि मैंने अपने लिमिटेड नॉलेज और अनुभव के आधार पर यह लिस्ट तैयार की है। कई महान ट्रेडर हो सकते हैं जो ट्विटर पर नहीं है, या हो सकता है कि मैंने उन्हें इस लिस्ट में याद न किया हो। यह किसी विशेष ऑर्डर में नहीं है। मार्क मिनरविनी, स्टीव बर्न्स, विजय केडिया, पोरिंजू वेलियाथ, मितेश पटेल, अश्विनी गुजराल, एनएस फिदाई, रुद्रमूर्ति बीवी, नूरेश मीरानी, संकेत गज्जर, हरनीत सिंह, जयचंद्रन, अरुण मुखर्जी, सौम्या मलानी, मुथु कृष्णन, नितिन भाटिया, पीआर सुंदर, राजर्षिता, मनु भाटिया, मदन कुमार, सुंदर, प्रेम दोषी, लोन स्टॉक ट्रेडर, अभिषेक कर, रचित जैन, विवेक मशरानी, गौतम वैद, रोशन शाह, रचना ए वैद्य, अभिषेक निनानिया। ट्रेडिंग से मेरी टॉप 10 लेसन्स। 1, ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का खेल है और प्रिडिक्शन का खेल नहीं है। 2, हर बार ट्रेडिंग के सारे अच्छे मौकों को पकड़ना इम्पॉसिबल है। 3, अगर आप और ट्रेड्स के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखेंगे तो ये आपके इमोशनल बैलेंस को बिगाड़ेगा, इसलिए अपने ट्रेड प्लान को फॉलो करें। 4, जब आपको बड़ा ड्रॉ आउट दिखे या लगातार कुछ फेल्ड ट्रेड होने लगे तब ट्रेडिंग अवॉइड करें। 5, जब आप सोचें कि आप मार्केट में सब कुछ जानते हैं, आप अगले दिन ही बड़ा पैसा हारेंगे। 6, अगर आपको किसी ट्रेड में नुकसान होता है तब आपने एक गलती करी है। इसमें सीखने को एक लेसन है, चाहे कुछ भी हो। 7, आपका टारगेट मार्केट में रोज पैसा बनाना होना चाहिए, न ही और चीजें जैसे कि दूसरों से प्रशंसा, ज्यादा फॉलोअर्स इत्यादि। 8, किसी से कोई भी कारण से बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मार्केट में पैसा बना रहे हैं तो आप सही हैं। 9, जितना ज्यादा आपका अहंकार होगा उतना कम प्रॉफिट, और जितना कम अहंकार उतना ज्यादा प्रॉफिट। 10, अपने प्रॉफिट्स को सही से चलाना सीखें। ये ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है।